अफ्रीकन देश तंजानिया में एक जगह है जंजीबार। जंजीबार छोटे बड़े आइलैंड पर बसा हुआ है और यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है पेम्बा आइलैंड। लेकिन 1965 से पेम्बा आइलैंड पर कुछ अजीब होता जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर एक अजीब क्रीचर नजर आता है। इन लोगों ने इसको नाम दिया पोपाबामा। पोपाबामा का मतलब होता है चमगादड़ का पर। क्योंकि इसके पंख चमगादड़ जैसे हैं, इसीलिए इसको यही नाम दिया गया। पेम्बा आइलैंड पर ऐसे हजारों लोग सामने आ चुके हैं जिन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने पोपाबामा को देखा है। वो रात में घरों की छतों पर दौड़ता है और यदि कोई आदमी उसके सामने आ जाता है तो वो उस पर हमला कर देता है। लोग कहते हैं कि पोपाबामा की एक ही आंख है और चमगादड़ जैसे पर है जिसे वो आकाश में उड़ जाता है। इस अजीब क्रीचर के पीछे ये लोग एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि 1965 में पेम्बा आइलैंड पर एक आदमी रहता था जो काला जादू किया करता था और उसी के कंट्रोल में ये पोपाबामा था। लेकिन एक दिन उस आदमी की अपने पड़ोसियों से लड़ाई हो गई और अपने पड़ोसियों से बदला लेने के लिए उसने पोपाबामा को छोड़ दिया और तब से यह अजीब क्रीचर यहीं पर घूम रहा है। पेम्बा आइलैंड पर 1965 के बाद पोपाबामा की घटनाएं आती रही, लेकिन 1995 में ये घटनाएं इतनी बढ़ गई कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग रात में अपने घरों का पहरा देते थे। उस समय ये क्रीचर पूरी दुनिया में फेमस हो गया था और इसी पर रिसर्च करने के लिए मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जॉन निकल इस आइलैंड पर गए। जॉन ने पोपाबामा को काफी ढूंढा, लेकिन वो इन्हें कभी नजर नहीं आया। इसीलिए जो का मानना है कि यहाँ पर कोई पोपाबामा नहीं रहता है, ये सिर्फ लोगों का वहम है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पोपाबामा को देखने की घटनाएं अभी भी होती है और हजारों लोगों ने जो पोपाबामा को देखने का दावा करते हैं, उन लोगों ने एक ही जैसा हुलिया बताया है। जैसा कि उसकी एक आंख है, चमगादड़ जैसे पर हैं और उसकी हाइट भी काफी बड़ी है। पोपाबामा की क्या सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन पेम्बा आइलैंड पर रहने वाले लोग आज भी ये कहते हैं कि पोपाबामा रात में उनकी घरों की छतों पर आता है, जिसके पैरों की आवाज हमें नीचे सोते हुए सुनाई देती है। नंबर 2, 1958 की बात है। यूरोप के देश लक्समबर्ग के एक रेडियो स्टेशन से एक अजीब चैलेंज दिया गया। चैलेंज ये था कि नॉर्वे के शहर मोई राना से 3 टन का एक बर्फ का टुकड़ा अफ्रीकन देश गबोन के शहर लिब्रविल में लेकर जाना है। ये रास्ता 8,500 किलोमीटर है और 2500 किलोमीटर तक रेगिस्तान है, जहां पर तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। लेकिन यदि कोई इस चैलेंज को पूरा कर देता है तो उसे भारी रकम दी जाएगी। जैसा कि इस बर्फ के टुकड़े को लेकर यदि कोई लिब्रविल पहुंचेगा तो उसको 1 किलो बर्फ के बदले 1 लाख फ्रांसेस दिए जाएंगे, जो आज के हिसाब से होते हैं 1 किलो बर्फ के $17,000। ये काफी भारी रकम है। लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी रखी गई थी, जैसे कि 3 टन बर्फ के टुकड़े को एक ही पीस में लेकर जाना है। दूसरी शर्त थी कि उसे बाई रोड लेकर जाना है और तीसरी शर्त थी कि बर्फ के टुकड़े को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लक्समबर्ग रेडियो स्टेशन के लोगों को पता था कि इस चैलेंज को कोई पूरा नहीं कर सकता, और हुआ भी ऐसा ही। अगले 1 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसा कर पाए। लेकिन 1959 में नॉर्वे की एक कंपनी के मालिक ने यह चैलेंज स्वीकार कर लिया। ग्लास वेट नाम की यह कंपनी इंसुलेशन सामग्री बनाती है और इसके मालिक का नाम था बिर्गर नेटनिक। नेटनिक ने यह सोच रखा है कि यदि वो इस चैलेंज को पूरा कर देगा तो उसके कंपनी का भारी प्रचार होगा और हम दुनिया को बता पाएंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को कितना अच्छा बनाते हैं। और नेटनिक के दिमाग में बर्फ के टुकड़े को ले जाने के लिए कुछ इस प्रकार का आइडिया था, जैसे कि फाइबर ग्लास से बने ग्लास वूल से बर्फ को लपेटा जाए तो बर्फ के पिघलने को कम किया जा सकता है। ऐसा उन्होंने पहले करके भी देखा था। और जब नेटनिक ने यह चैलेंज स्वीकार किया तो सभी जगह इन्हीं की बातें होने लगी और ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई
और सभी को यही इंतजार था कि नेटनिक इस चैलेंज को अब कैसे पूरा करते हैं। नेटनिक काफी फेमस हो चुके थे और उसी को देखते हुए लग्जमबर्ग के रेडियो स्टेशन के लोगों ने जो रकम देने का दावा किया था उसको उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि उनको डर था कि उनकी भारी रकम खो ना जाए। पैसे का प्रस्ताव जब वापस लिया गया तो लोगों को लग रहा था कि नेटनिक अब इस काम को नहीं करेंगे, लेकिन तब तक नेटनिक और उसकी कंपनी पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी थी। इसीलिए नेटनिक चाहते थे कि वो एक बार इस काम को जरूर करे ताकि उनकी कंपनी का प्रचार हो जाएगा। 22 फरवरी 1959 की बात है। नेटनिक और उसकी कंपनी के लोग नॉर्वे के शहर मो ई राना जाते हैं और मो ई राना से 40 किलोमीटर दूर एक ग्लेशियर है। वहीं से इन लोगों को बर्फ उठानी थी। पहले ग्लेशियर से छोटे बर्फ के टुकड़े लाए गए और बाद में उन्हें पिघलाकर 3050 किलो का एक बड़ा टुकड़ा बनाया गया। सबसे पहले उस बर्फ के टुकड़े को एक लोहे के कंटेनर में रखा गया और फिर उसे लकड़ी, कांच और ऊन से इंसुलेट किया गया और 22 फरवरी 1959 को यह सफर शुरू हो गया। उस ट्रक के साथ एक वैन थी जिसमें पूरा क्रू था, क्योंकि इस ट्रक को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे गैबोन लेकर जाना है। यह ट्रक यूरोप के कई शहरों से गुजरा और जहां से भी गुजरा वहां पर लोगों ने इनका भारी स्वागत किया, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर सिर्फ इस बर्फ के टुकड़े पर थी। पहला चरण जो कि यूरोप के अंदर था वो तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन असली मुसीबत जो आने वाली थी वो सहारा के रेगिस्तान में खड़ी थी और इनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि जैसे ही ये अल्जीरिया में घुसे तो वहां पर युद्ध चल रहा था और यहीं से मुसीबतें शुरू हो गई, क्योंकि इस रेत में 50 डिग्री का तापमान था और साथ में कोई रोड नहीं थी। सबसे पहले ट्रक और उसके क्रू को सिक्योरिटी दी गई ताकि वो युद्ध वाले हिस्से को आसानी से पार कर सके, लेकिन यहाँ पर काफी तापमान था और रोड ना होने के कारण बार बार ट्रक रेत में फंस जाता और 50 डिग्री तापमान में क्रू को बाहर निकलकर ट्रक के आगे की रेत हटानी पड़ती थी। ये काफी मुश्किल काम था, लेकिन शायद क्रू के हौसले काफी बुलंद थे और पूरे 28 दिन बाद ये लोग गैबोन पहुंच जाते हैं और गैबोन के लिब्रेविल में बर्फ के ऊपर से उसका पर्दा हटाया जाता है, क्योंकि लोग देखने को तरस रहे थे कि आखिर उस बर्फ के टुकड़े का तपती धरती के अंदर क्या हाल हुआ। लेकिन जब लोगों ने बर्फ के टुकड़े को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो बर्फ का टुकड़ा बहुत ही कम पिघला था। जब नॉर्वे के मो ई राना से यह सफर शुरू किया गया तो इस बर्फ के टुकड़े का वजन था 3050 किलो और जब यह ट्रक गैबोन के शहर लिब्रेविल में पहुंचा तो इस बर्फ के टुकड़े का वजन था 2714 किलो, यानी कि इस पूरे सफर में 336 किलो बर्फ पिघली, जो कि इस बर्फ के टुकड़े का 11% हिस्सा था। वैसे तो लग्जमबर्ग रेडियो स्टेशन ने पैसे का प्रस्ताव वापस ले लिया, नहीं तो यह बर्फ का टुकड़ा दुनिया का सबसे महंगा बर्फ होता। बाद में इस बर्फ के टुकड़े को तोड़ दिया गया और गैबोन के लोगों को बांट दिया गया। गैबोन में ऐसे लोग भी रहते थे जिन्होंने आज तक कभी बर्फ नहीं देखी थी। वैसे तो इस बर्फ के टुकड़े से कंपनी को फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन इस कंपनी का इतना प्रचार हुआ कि इस कंपनी की वैल्यू कई गुना बढ़ गई थी और इसने दुनिया वालों को बता दिया कि इनकी सामग्री कितनी अच्छी होती है। आज इस कंपनी का नाम है ग्लावा। नंबर 3, अमेरिका के वेसन आइलैंड पर यह साइकिल पेड़ में फंसी हुई है, लेकिन ये साइकिल यहाँ कैसे पहुंची, इसके पीछे एक अजीब कहानी है। 1950 की बात है। वेसन आइलैंड पर डॉन वस्त नाम का एक बच्चा रहता था, लेकिन एक दिन उस बच्चे के घर पर आग लग जाती है। इस आग ने डॉन के घर को पूरी तरह खाक कर दिया, इसीलिए इस फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचा। बाद में यहाँ के पड़ोसियों ने इस फैमिली के लिए रहने का बंदोबस्त किया और वही पड़ोसी डॉन नाम के उस बच्चे के लिए एक साइकिल लेकर आए ताकि वो बच्चा उस साइकिल से स्कूल जा सके। वैसे तो यह साइकिल काफी अच्छी थी, लेकिन डॉन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी वो इस साइकिल पर चढ़ता तो वो नीचे गिर जाता और अच्छे से चला ही नहीं पाता। इसलिए डॉन एक बार अपनी साइकिल को लेकर
अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहा था। तभी डॉन अपनी साइकिल को जंगल में ही भूल आया और क्योंकि इसको साइकिल पसंद नहीं थी तो वापस कभी उसे साइकिल को लेने नहीं गया। कुछ वक्त ऐसे ही निकलता गया और बाद में डॉन और उसकी फैमिली ने वेसन आइलैंड छोड़ दिया और कहीं और चले गए। वहां जब डॉन बड़ा होता है तो उसको वेसन आइलैंड की काफी याद आती है, लेकिन वो कभी वेसन आइलैंड नहीं आ पाया और वक्त निकलता गया। हैरानी की बात तो ये थी कि 45 साल निकल गए और डॉन कभी भी वेसन आइलैंड पर नहीं आ पाया। लेकिन 1995 के आसपास डॉन की एक बहन इस आइलैंड पर आती है। वो जब इस जंगल में घूम रही थी तो पेड़ में फंसी ये साइकिल उसे नजर आती है। वैसे तो डॉन की बहन इस साइकिल को नहीं पहचान पाती है, लेकिन ये साइकिल अजीब तरीके से फंसी थी, इसीलिए इसने ये बात अपने भाई को बताई। और जब डॉन इस साइकिल को देखता है तो देखते ही पहचान जाता है कि यह मेरी ही साइकिल थी और मैंने ही इसे जंगल में छोड़ा था। बाद में डॉन इस साइकिल को देखने के लिए वेसन आइलैंड आता है। डॉन का कहना था कि उसने अपनी साइकिल को जमीन पर ही रखी थी और आसपास में कोई पेड़ नहीं था, तो फिर ये साइकिल इस पेड़ में कैसे पहुंची। अब शायद ये हो सकता है कि शायद ये साइकिल किसी और आदमी को मिली होगी और उस आदमी ने इस साइकिल को किसी पेड़ के सहारे छोड़ी होगी। ये साइकिल आज भी मौजूद है और इसी साइकिल की वजह से वेसन आइलैंड काफी फेमस हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।